नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी भैया। मैंने इससे पहले आर्ध ऐतिहासिक काल का मैंने सबसे पहले आप सभी को क्या बताया था। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप सभी को कराया था आर्ध ऐतिहासिक काल। उस आर्ध ऐतिहासिक काल में मैंने आप सभी को बताया था कि सिंधु सभ्यता क्या होती है और सिंधु सभ्यता का पता कैसे लगा, सिंधु सभ्यता क्या थी और कहाँ थी, ये सभी तमाम जानकारी मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। और अगर आपको लेक्चर नंबर 2 आपने नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप अपना लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1 कवर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आज आप सभी को आर्ध ऐतिहासिक काल का जो आगे का विवरण है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, करनाल, ये जितनी भी जगह हैं, जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उनके बारे में लेक्चर नंबर 3 में आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैं आप सभी को बताऊंगा आर्ध ऐतिहासिक काल का। मैंने शुरुआत की थी, आर्ध ऐतिहासिक काल की मैंने शुरुआत की थी लेक्चर नंबर 2 में। उसमें मैंने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विधिवत रूप से एक एक जानकारी मैंने दी थी। उसी सिंधु घाटी सभ्यता के आगे का जो भी चीजें होंगी वो मैं लेक्चर नंबर 3 में आज के वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई और हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा आता है वो कहाँ पे पड़ता है, किस नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है उसको क्या बोलते हैं, क्यों मोहनजोदड़ो नाम पड़ा, ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मिलने वाली है। तो जानकारी हमारे द्वारा जो भी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। तो शुरुआत हम करते हैं किससे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा। इस हड़प्पा की खुदाई भैया कब हुई थी, तो याद रखिएगा हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। अब ये हड़प्पा है क्या भैया, ये हड़प्पा क्या है, एक स्थल है। क्या है, स्थल है। इस हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। और खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी। खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी, खुदाई कराई गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी। क्या कराई गई थी, हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई थी। ये हड़प्पा है क्या भैया, ये हड़प्पा एक स्थल है। क्या है, स्थल है। तो इतनी चीजें आप नोट कर लेना है आपको। अब गौर से समझिएगा, ये जो हड़प्पा है भैया, ये हड़प्पा स्थित कहाँ है, ये हड़प्पा है कहाँ पे, मतलब हड़प्पा स्थित कहाँ है। अगर हम ये जाने कि हड़प्पा है कहाँ तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा है भैया, ये माउंट गोमरी जिला है, एक माउंट गोमरी जिला। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, मतलब ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है भैया, माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला ये कहाँ है भैया, पाकिस्तान में है। माउंट गोमरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है भैया, ये माउंट गोमरी कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है भैया, पाकिस्तान में है। अभी जो हड़प्पा है भैया, ये हड़प्पा स्थल है कहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए हड़प्पा कहाँ है। ये रावी नदी के तट पर है, ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है भैया, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा पाया गया था भैया। हड़प्पा एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर पाया गया था। बात आई समझ। और ये स्थित कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, तो आपको बता देना है माउंट गोमरी जिला। ये माउंट गोमरी जिला आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा।
एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है पिग्गट। क्या नाम है? पिग्गट। पिग्गट। इस पिग्गट ने भैया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में क्या कहा है? तो याद रखिएगा, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ऐसे साम्राज्य की जुड़वा, क्या बोला गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा, क्या बोला गया है? जुड़वा राजधानी बोला गया है। पिंगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? जुड़वा राजधानी बोला गया है। एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है? पिग्गट के द्वारा बोला गया है। पिग्गट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला गया है। मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी बोला गया है। बोला गया है किसके द्वारा? पिग्गट के द्वारा। बिल्कुल, इतना नोट कर लीजिएगा। पिग्गट के द्वारा क्या बोला गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी बोला गया है पिग्गट के द्वारा। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भैया हड़प्पा जो स्थल था, ये जो हड़प्पा था, इस हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें पाई गई थी, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इतना नोट कर लीजिएगा पहले। अब यहां पे लिख लीजिएगा इसमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली। वस्तुएं लिखिएगा। तो अगर वस्तुओं की बात करें तो पहली वस्तु यहां मिली थी कुम्हार का चाक। कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसका जो चाक होता है भैया गोल, वही चाक मिला था यहाँ पे। कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा में क्या मिला था? कुम्हार का चाक मिला था। क्या मिला था? कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका जो घुमाने वाला गोल गोल चाक होता है, वही चाक कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। और फिर यहाँ क्या मिला था? अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार मिला था। अन्नागार के अलावा क्या मिला था? अन्नागार के अलावा यहाँ पे श्रमिक आवास भी मिला था। श्रमिक आवास भी हड़प्पा में मिला था। श्रमिक आवास। और क्या मिला था? पहला मिला था भैया कुम्हार का चाक, दूसरा मिला था अन्नागार, तीसरा श्रमिक आवास, फिर क्या मिला था? मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति। फिर क्या मिला था? लकड़ी की ओखली भी मिली थी यहीं पे। लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली भी यहीं पे मिली थी। क्या मिली थी? लकड़ी की ओखली भी यहीं पे मिली थी। दोबारा देखिएगा, हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें मिली थी? कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, लकड़ी की ओखली मिली थी, और क्या मिला था? लकड़ी का ताबूत भी यहीं पे मिला था। लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। और इसके साथ साथ क्या मिला था भैया? कब्रिस्तान भी मिला था। कब्रिस्तान भी यहीं हड़प्पा में ही मिला था। तो ये चीजें नोट कर लेनी है। ये इतने चीजें हैं भैया, ये जो हड़प्पा में मिली थी। पहली कौन सी चीजें हैं? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, फिर क्या है? लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, और क्या मिला था? एक सिंग वाला जानवर भी यहाँ पे मिला था। एक सिंग वाला जानवर।
एक सींग वाला जानवर भी यहीं पे मिला था। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है भैया। एक सींग वाला जानवर भी मिला था, एक सींग वाला जानवर भी यहीं पे मतलब हड़प्पा में मिला था। कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। और इसके अलावा क्या मिला था? हाथी का कराल भी मिला था, हाथी का कराल। हाथी का कराल। और क्या मिला था? स्वास्थविक चिन्ह। स्वास्थविक चिन्ह। ये भी वस्तुएं हैं भैया। हाथी का कराल मिला था, स्वास्थविक चिन्ह मिला था, और क्या मिला था? और क्या मिला था? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये चीज भी यहां पे मिली थी। निकला हुआ पौधा, हुआ पौधा, पौधा। दोबारा देखिएगा, कौन कौन सी चीजें भैया हड़प्पा में मिली थी। दोबारा देखिएगा। पहली जो चीज थी कुम्हार का चाक। ये कुम्हार का चाक जो था वो भी हड़प्पा में मिला था। फिर है अन्नागार, फिर है श्रमिक आवास, फिर है भैया मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर। फिर क्या मिला था? हाथी का कराल, स्वास्थविक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये इतनी चीजें भैया हड़प्पा की जब खुदाई कराई गई थी तो वहां पे हड़प्पा की खुदाई के दौरान ये चीजें वहां पे मिली थी। हड़प्पा की खुदाई किसने कराई? दयाराम साइनी के द्वारा कराई गई थी। कब? 1921 में कराई गई थी। अब ये हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो आपको याद रखना है, हड़प्पा भैया रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इतनी चीज आई समझ। फिर एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है पिग्गट। पिग्गट ने क्या कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी भी बोला था। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, हमें आशा और उम्मीद है। फिर हम अब बढ़ते हैं। अब अगला जो स्थल आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। अगला जो स्थल आता है वो है मोहनजोदड़ो। अब जरा समझिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में भी, और जानते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें मिली, और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब कराई गई थी, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सभी तमाम जानकारी आपको भी मिलने वाली है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो इसकी खुदाई किसने कराई थी? राखाल दास बनर्जी ने कराई थी। खुदाई किसने कराई थी? राखाल दास राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई थी। किसकी खुदाई? मोहनजोदड़ो की। अब इसकी खुदाई हुई कब थी? तो इसकी खुदाई 1923 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 1923 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। अब ये मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए ये है कहाँ, कहाँ स्थित है भैया? तो ये पड़ता है भैया आपका लरकाना जिला में। ये लरकाना जिला कहाँ पड़ता है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसी लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। क्या स्थित है? इसी लरकाना जिला, ये जो लरकाना जिला है जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसी लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो पड़ता है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है भैया, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। सॉरी, इसको जरा सही कर लीजिएगा भैया, ये 1922 होना चाहिए यहाँ, 1922। मैंने आपको क्या बताया? मोहनजोदड़ो जो है उसकी खुदाई किसने कराई? राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1922 में कराई गई थी। ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ये सिंधु नदी कहाँ है? लरकाना जिला में है, जो लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। बात आई समझ आ गई। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए सिंधु सभ्यता का, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी है। ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी है। इतनी चीजें आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली। अगर हम वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पे स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्नान वगैरह नहाया वगैरह जाता है। क्या क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार मिला। और क्या मिला बताइएगा? स्नानागार मिला, अन्नागार मिला। क्या मिला? अन्नागार। ये अन्नागार जो यहाँ पे मिला था सबसे बड़ा अन्नागार है ये जो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला था ये सबसे बड़ा अन्नागार है। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और क्या मिला भैया बताइएगा? पहला मिला स्नानागार, फिर मिला अन्नागार, फिर क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। पुरोहित आवास। इसके अलावा और क्या मिला? यहां पे सूती वस्त्र भी मिले थे। क्या मिला भैया? सूती वस्त्र भी यहां पे मिले थे। क्या मिला? सूती वस्त्र। पहली चीज क्या मिली? स्नानागार, फिर अन्नागार, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र। इसके अलावा बताइएगा? सबसे चौड़ी सड़क भी यहां पे मिली थी। सबसे चौड़ी सड़क भी यहां पे मिली थी। सबसे चौड़ी सड़क भी यहां पे मिली थी। कहां मिली थी? मोहनजोदड़ो में। और यहां पे सभागार भी मिला था। सभागार भी यहां पे मिला था। और यहां पे पशुपति शिव भी मिले थे। पशुपति शिव भी यहां पे मिले थे। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखाऊं। पहला मिला भैया स्नानागार, फिर मिला अन्नागार। अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला। फिर क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। सूती वस्त्र यहीं पे मिले थे। सबसे चौड़ी सड़क भी यहीं पे मिली थी। सभागार भी यहीं पे मिला था। और पशुपति शिव भी यहीं पे मिले थे। तो इतनी चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है।
अब जब बात की जाए मोहनजोदड़ो में और कौन कौन सी चीजें मिली थी, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए घर में कुआं भी इसी मोहनजोदड़ो में मिला था। घर में कुआं, घर में कुआं। और क्या मिला था? तांबे का ढेर भी मिला था यहीं पे। तांबे का ढेर भी यहीं पे मिला था। क्या मिला था? घर में कुआं भी मोहनजोदड़ो में ही मिला था, तांबे का ढेर भी यहीं पे मिला था। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। और क्या मिला था? कांसे की नर्तकी भी मिली थी यहीं पे। कांसे की नर्तकी। ये जितनी वस्तुएं मैंने लिखाई हैं, ये सभी की सभी वस्तुएं आपकी मोहनजोदड़ो में मिली थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। दोबारा से देखिएगा एक बार मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी के द्वारा कराई गई थी 1922 में। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। अब ये सिंधु नदी कहाँ है भैया? तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी जहाँ पे ये मोहनजोदड़ो पाया गया था, वो कहाँ पाया गया था? लरकाना जिला पाकिस्तान में पाया गया था। फिर ये आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो ही है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो ही है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, अगर वस्तुओं की बात की जाए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मोहनजोदड़ो में मिली थी, तो पहली वस्तु है स्नानागार। स्नानागार मतलब जहां स्नान करते हैं। अन्नागार, भोजन वगैरह जहां खाद्य सामग्री रखी जाती है। पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क भी यहीं पे मिली थी। सभागार भी यहीं पे मिला था। पशुपति शिव भी यहीं पे मिले थे। अब गौर से देखिएगा, इसी मोहनजोदड़ो में घर में कुआं भी मिला था। घर में कुआं भी इसी मोहनजोदड़ो में ही मिला था। तांबे का ढेर भी मिला था। कांसे की नर्तकी भी यहीं पे मिली थी। तो इतनी चीजें यहाँ पे मिली थी। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो मोहनजोदड़ो लिखा है, इस मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, इस मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अब इस मृतकों का टीला से आप यही समझेंगे कि यहाँ पे कब्रिस्तान काफी ज्यादा होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान ज्यादा नहीं थे, पर जो डेड बॉडी थे, जो वहां पे डेड बॉडी थी, उनके कंकाल काफी ज्यादा मिले थे। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। जब मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे कब्रिस्तान भी काफी ज्यादा होंगे, पर नहीं, कब्रिस्तान यहाँ ज्यादा नहीं थे। पर यहाँ पे जो डेड बॉडी थे, उनके कंकाल काफी ज्यादा मिले थे। वो कंकाल कैसे थे? क्षतिग्रस्त थे, मतलब टूटे फूटे थे। टूटे फूटे कंकाल भी इसी मोहनजोदड़ो में मिले थे। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ, ये जो अन्नागार है, अन्नागार मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या भवन है। ये जो अन्नागार है, ये सबसे बड़ा अन्नागार है भैया। सबसे बड़ा अन्नागार है सिंधु सभ्यता का। किसका? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। बात आई समझ? तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला जो स्थल आता है, वो स्थल है सुत कांगडेर। सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर।
सुत कांगेडोर। सुतकांगेडोर। अगर बात की जाए, ये जो सुतकांगेडोर स्थल है, इसकी खुदाई किसने कराई? तो इसकी खुदाई कराई थी आरेण, इसकी खुदाई कराई आरेण स्टाइन ने। आरेण स्टाइन ने सुतकांगेडोर की खुदाई कराई थी। कब कराई थी? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये खुदाई कराई गई थी भैया 1927 में। कब कराई गई थी? 1927 में आरेण स्टाइन के द्वारा सुतकांगेडोर की खुदाई कराई गई थी। सुतकांगेडोर की खुदाई आरेण स्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में कराई गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो थी उसकी मैंने सीमाओं के बारे में बताया था। तो मैंने कुछ इस तरह से, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था, कुछ इस तरह सीमा थी। इस पश्चिम दिशा में ये सुतकांगेडोर पड़ता था। सुतकांगेडोर पड़ता था। इस पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर पड़ता था। जब मैं लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को बता रहा था कि सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं थी उसके बारे में जब चर्चा कर रहा था लेक्चर नंबर 2 में, तो मैंने आपको बताया था ये पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर पड़ता है। ये सुतकांगेडोर जो है वो दासक नदी के तट पर पड़ता है। ये सुतकांगेडोर जो है वो दासक नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ भैया? ये पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम दिशा में स्थित है। बात आई? बिल्कुल आई। ये है कहाँ भैया? किस नदी के तट पर स्थित? कहाँ है भैया? दासक नदी के तट पर स्थित है। दासक नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है भैया? दासक नदी के तट पर। दासक नदी के तट पर सुतकांगेडोर स्थित है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। ये जो सुतकांगेडोर है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है। जब मैं आप सभी को लेक्चर नंबर 2 में सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था ये पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर पड़ता है। वही सुतकांगेडोर जो दासक नदी के तट पर स्थित है। बात आई समझ? बिल्कुल आई। इतना नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ये सुतकांगेडोर। ये जो सुतकांगेडोर है तो यहां से मिला क्या क्या? तो यहां से एक चीज मिली थी, वो भी बंदरगाह। क्या मिला भैया यहां से? बंदरगाह। बंदरगाह। यहां से क्या मिला? बंदरगाह मिले थे। इसी सुतकांगेडोर से क्या मिला था? बंदरगाह मिला था भैया। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले स्थल पे। तो अगला स्थल हमारा कौन सा है? चनहुदड़ो। 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 फिर अगला जो स्थल है हमारा चनहुदड़ो। इस चनहुदड़ो के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इस चनहुदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो इसकी खुदाई कराई थी गोपाल दास मजूमदार। गोपाल दास मजूमदार। इसकी खुदाई किसने कराई? गोपाल दास मजूमदार के द्वारा चनहुदड़ो की खुदाई कराई गई थी।
अगर इसकी खुदाई के बारे में बात की जाए तो चनहूदड़ों की खुदाई गोपाल दास मजूमदार के द्वारा कराई गई थी। अब इसकी खुदाई कराई कब गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि चनहूदड़ों की खुदाई 1931 ईस्वी में कराई गई थी। 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई कराई गई थी। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा चनहूदड़ों की खुदाई सन 1931 में कराई गई थी। क्या कराई गई थी? खुदाई कराई गई थी। ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब ये जो चनहूदड़ो है वो स्थित कहाँ है? अगर हम इसके स्थिति की बात करूं कि ये कहाँ स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर। कहाँ स्थित है भैया? सिंधु नदी के तट पर। और ये सिंधु नदी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। इसी पाकिस्तान में चनहूदड़ो पाया गया था। बात आई समझ? ये चनहूदड़ो एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पाया गया था। ये कहाँ पाया गया था? सिंधु नदी के तट पर पाया गया था। और ये सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इस चनहूदड़ो की खुदाई गोपाल मजूमदार के द्वारा सन 1931 में कराई गई थी। बात आई समझ? बिल्कुल आई। इतना नोट कर लीजिएगा। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। कैसा है? दुर्ग रहित। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित है। और इसके साथ साथ यह सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यह सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी था। औद्योगिक शहर। ये सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी था दोस्त। कौन? चनहूदड़ो। बात आई समझ? ये चनहूदड़ो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। कैसा है? दुर्ग रहित है। और ये जो चनहूदड़ो दोस्त है, ये जो चनहूदड़ो स्थल है, ये एकमात्र पूरा स्थल है। कैसा है? पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार की ईंटें भी प्राप्त हुई थी। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार की ईंटें पाई गई थी। पाई गई थी। किस तरह की? वर्गाकार प्रकार की, वर्गाकार टाइप की यहाँ पे ईंटें भी पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी? चनहूदड़ो स्थल से वर्गाकार प्रकार की ईंटें भी पाई गई थी। यह एकमात्र पूरा स्थल है। बात आई समझ? यह एकमात्र पूरा स्थल है। तो ये चीजें आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अब अगर बात की जाए कि चनहूदड़ो जो है, यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, तो अगर वस्तुओं की बात की जाए तो यहाँ पे सौंदर्य सामग्री भी काफी ज्यादा मिली। अगर वस्तुओं की बात की जाए, यहां पे क्या मिला? सौंदर्य सामग्री।
सौंदर्य सामग्री यहीं से मिली थी। कहाँ से मिली थी? चनहूदड़ों से मिली थी। मनका भी यहीं से मिला था। मनका मीन्स घड़ा या मटका। गुड़िया भी यहीं से मिली थी। गुड़िया। और बताइएगा, पहली चीज क्या थी? सौंदर्य सामग्री, फिर था मनका, फिर था गुड़िया, और क्या मिला था? सुई धागा भी मिला था। सुई धागा। और क्या मिले थी? अनावृत ईंटें। अनावृत ईंटें भी यहीं से मिली थी। और क्या मिला था? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी यहीं पे, कुत्ते के पदचिन्ह भी यहीं पे मिले थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी इसी चनहूदड़ों से ही मिले थे। बात आई समझ? बिल्कुल आई। अब यहां से समझिएगा दोबारा से। मैंने आपको क्या बताया चनहूदड़ों के बारे में? चनहूदड़ों की खुदाई गोपाल मजूमदार के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1931 ईस्वी में कराई गई थी। ये जो चनहूदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये जो सिंधु नदी है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। बात आई समझ? बिल्कुल आई। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। कैसा है? दुर्ग रहित है। यह सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। क्या है? यह सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार की ईंटें पाई गई थी। कैसी ईंटें? वर्गाकार प्रकार की ईंटें भी यहीं से पाई गई थी। अगर वस्तुओं की बात की जाए कि भैया चनहूदड़ों से कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई, तो अगर पहली वस्तु के बारे में बात की जाए तो पहली वस्तु थी सौंदर्य सामग्री भी यहीं से प्राप्त हुई थी। फिर क्या प्राप्त हुआ था? मनका भी यहीं से प्राप्त हुआ था। फिर प्राप्त हुआ था गुड़िया भी यहीं से प्राप्त हुई थी। सुई धागा भी यहीं से मिला था। अनावृत ईंटें भी यहीं से मिली थी। फिर क्या मिला था? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पदचिन्ह भी यहीं से मिले थे चनहूदड़ों से। चनहूदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहीं पे मिले थे। बात आई समझ? बिल्कुल आई। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। वो ट्रिक गौर से आपको देखनी है। वो कौन सी ट्रिक है? तो याद रखिएगा, दड़ो और कोट। हमेशा याद रखिएगा जब आपको ये दो शब्द नजर आ जाएं, दड़ो या कोट, दड़ो या कोट, ये दो शब्द जो हैं, ये दो शब्द हैं। अगर इन शब्द से कोई भी नाम निकल रहा है तो इसका मतलब है वो नाम जो हैं वो सभी के सभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो, देखिए दड़ो आखिरी में लगा है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में आखिरी में क्या लगा है? दड़ो लगा है, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। फिर यहाँ लिखा चनहूदड़ो, देखिए आखिरी में दड़ो लगा है, तो ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो ऐसे शब्द जहां भी नजर आ जाएं, दड़ो या कोट वाले शब्द, वो सभी के सभी पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं भैया? वो सभी के सभी स्थल पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। जिन भी स्थलों में ये दोनों शब्द आपको नजर आ जाएं, वो सभी के सभी स्थल आपके पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। जैसे कोट शब्द से देखिएगा, बालाकोट, बालाकोट, डीजी कोट, ये सभी के सभी क्या है भैया? ये सभी के सभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। बालाकोट है, डीजी कोट है, ये सभी के सभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। दड़ों से देख लीजिएगा,
चन्हूदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। फिर है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। और एक नाम आता है डाबरकोट, इसी में आता है डाबरकोट, ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुई कि देखिए यहाँ पे कोट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी कोट आ रहा है, यहाँ भी कोट आ रहा है। तो ये सबके सब शब्द क्या होंगे? पाकिस्तानी हैं। ये सबके सब स्थल कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो दड़ो शब्द है, अगर दड़ो शब्द जहां भी आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो जो स्थल है वो सबके सब पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ लिखा है चनहूदड़ो, आखिरी में दड़ो लगा है, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, आखिरी में दड़ो लगा है, वो भी पाकिस्तान में है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम अगला जो स्थल है, उस स्थल का नाम है रोपड़। रोपड़ की खुदाई भैया 1953 में कराई गई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, जिसको हम आधुनिक अभी के टाइम में प्रेजेंट मौजूदा समय में रूपनगर के नाम से जानते हैं। रोपड़, ये जो रोपड़ स्थल है भैया, इसकी खुदाई किसने कराई थी? खुदाई इसकी कराई थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। कब कराई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1953 में कराई गई थी। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ की खुदाई कराई गई थी। ये रोपड़ जो है वो एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई थी 1953 ईस्वी में। बात आई समझ? बिल्कुल आई। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये जो रोपड़ है इसका आधुनिक नाम क्या है। प्रेजेंट टाइम में मौजूदा समय में इसका नाम है रूपनगर। इस रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। अगर बात की जाए ये जो रोपड़ है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब में कहाँ पे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन स्थित है? रोपड़, जिसको हम आधुनिक नाम में क्या बोलते हैं? रूपनगर बोलते हैं। रूपनगर के नाम से भी इस रोपड़ को जाना जाता है। ये जो रूपनगर है वो आधुनिक नाम है किसका? रोपड़ का। इस रोपड़ की खुदाई किसने कराई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी सन 1953 में। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर बात की जाए रोपड़ के बारे में तो रोपड़ की खुदाई किसने कराई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। कब कराई थी? सन 1953 में कराई थी। और अगर बात की जाए इस रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो रूपनगर के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात की जाए कि ये जो रोपड़ है वो कहाँ पड़ता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जब बात की जाए रोपड़ की, तो रोपड़ में कौन कौन सी चीजें मिली थी, तो आपको मालूम होना चाहिए यहां पर मानव के साथ साथ यहां पर मानव के साथ साथ
उसके पालतू कुत्ते उसके पालतू कुत्ता के होने का भी साक्ष्य मिला, के होने का साक्ष्य मिला, होने का भी साक्ष्य मिला, साक्ष्य मिला। क्या मिला? यहाँ पे इंसान के साथ मतलब मानव के साथ साथ मानव का जो पालतू कुत्ता था, मतलब मानव का जो पालतू पशु था, वो पशु क्या था? कुत्ता था। तो उसके भी साक्ष्य इसी रोपड़ जगह से ही मिले थे। बात आई समझ? बिल्कुल आई। यहाँ पर मानव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ता के होने का भी साक्ष्य मिला था। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है रोपड़ के बारे में। अब हम बढ़ते हैं बनावली। अगला जो स्थल है उस स्थल का नाम है बनावली। बनावली, बनावली। अगर इस बनावली की बात की जाए, अगर इस बनावली की बात की जाए, अगर इस बनावली की बात की जाए तो इसकी खुदाई किसने कराई? तो बनावली की खुदाई कराई थी रविंद्र सिंह ने। कब कराई थी? 1973 में। रविंद्र सिंह के द्वारा बनावली की खुदाई कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में क्या कराई गई थी? खुदाई कराई गई थी। बात आई समझ? बनावली जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है जिसका नाम है बनावली, इसी बनावली की खुदाई रविंद्र सिंह के द्वारा कराई गई थी सन 1973 ईस्वी में। ये जो बनावली है ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। हरियाणा, हरियाणा राज्य में। कहाँ है? हरियाणा राज्य में। इसी बनावली के पड़ोस में एक नदी पड़ती है। उस नदी का नाम क्या है? रंगोई। रंगोई नदी। कहाँ पड़ती है? इसी बनावली के पड़ोस में, बनावली के नजदीक। ये जो बनावली जो जगह है, बनावली के नजदीक एक नदी पड़ती है। उस नदी का नाम है रंगोई। बात आई समझ? ये जो रंगोई नदी है वो बनावली जगह के नजदीक पड़ती है। ये जो बनावली स्थल है, इस बनावली स्थल के नजदीक एक नदी पड़ती है। उस नदी का नाम है रंगोई नदी। अब इस बनावली की खुदाई किसने कराई थी? रविंद्र सिंह के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1973 ईस्वी में कराई गई थी। ये जो बनावली है वो आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये जो बनावली स्थल है, ये जो बनावली जगह है, यहाँ पे पहले नाली नहीं हुआ करती थी। नाली किस लिए नहीं हुआ करती थी? यहाँ पे जो पानी का निकासी होती थी वहाँ पे नाली नहीं हुआ करती थी। पानी के निकासी के लिए इस बनावली में नाली नहीं हुआ करती थी। इसी के लिए वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? सोख्ता व्यवस्था घरों में ही थी। घरों में ही सोख्ता व्यवस्था हुआ करती थी बनावली में। लिखिएगा यहाँ पर पानी की निकासी के लिए नाली नहीं हुआ करती थी। नाली नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए नाली नहीं हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर
घरों में ही सोखता व्यवस्था की, यहाँ पर घरों में ही सोखता व्यवस्था की गई थी। सोखता व्यवस्था की गई थी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने आपको क्या बताया, ये जो बनावली जगह है भैया, इसी बनावली जगह में पानी के निकासी के लिए यहाँ पे नाली नहीं हुआ करती थी। जब नाली ही नहीं थी तो यहाँ पे घरों में सोखता व्यवस्था अपनाई गई थी। क्या अपनाई गई थी? सोखता व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया गया था। तो इतनी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अब अगर बात की जाए इस बनावली की सड़कों के बारे में, तो यहाँ पे जो सड़कें थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। जो यहाँ पे सड़कें थी भैया वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? कैसी थी? सड़कें यहाँ पर की टेढ़ी मेढ़ी थी। जैसे मान लीजिएगा ये सड़क इधर जा रही है तो दूसरी सड़क इधर आ गई, तीसरी सड़क इधर आ गई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी। ऐसे बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो यहाँ बनावली की जो सड़कें थी वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। तो इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। फिर यहीं पे मैं एक स्थल और भी है, वो छोटा सा ही, उसके बारे में जानकारी है, वो भी लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एक अगला स्थल है जिसका नाम है कुनाल। कुनाल, इस कुनाल के बारे में यहाँ पे समझिएगा जरा। अगला स्थल है जिसका नाम है कुनाल। ये कुनाल कहाँ पे स्थित है भैया? हरियाणा के फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद में ये कुनाल स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद में ये जगह स्थित है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक जगह आती है, उस जगह का नाम है कुनाल। ये कुनाल जगह जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यहाँ पर जो चांदी के 2 मुकुट भी मिले थे। क्या मिले थे? चांदी के 2 मुकुट यहाँ भी मिले थे। ये फतेहाबाद क्या भैया? जिला है। ये क्या है? राज्य है। अब इस कुनाल के बारे में और 1-2 जानकारी है। यहां से क्या मिला था? यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले थे। मुकुट भी मिले थे। क्या मिले थे? 2 मुकुट भी यहीं से मिले थे चांदी के। कहाँ से मिले थे? कुनाल। कुनाल से 2 मुकुट भी मिले थे चांदी के। ये कुनाल कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये फतेहाबाद जिला में है। ये फतेहाबाद जिला कहाँ है? तो आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। इसी कुनाल जगह से आपको क्या मिला था? चांदी के 2 मुकुट मिले थे। तो ये चीजें थी भैया, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्थल पे और अगली जगह पे। अगली जगह कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी जगह है? कालीबंगा। कालीबंगा।
कालीबंगा। इस कालीबंगा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की क्या? चूड़ी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अगर हम कालीबंगा के खुदाई की बात करें कि तो कालीबंगा की खुदाई किसने कराई थी? बीके थापड़। बीके थापड़ और किसने? बीबी लाल। बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा इसकी क्या कराई गई थी? खुदाई कराई गई थी। किसकी? कालीबंगा की। तो आपसे पूछा जाए कि भैया एक कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा की खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो आपको जवाब देना है बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा इस कालीबंगा स्थल की खुदाई कराई गई थी, जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। इस कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। अब यहां से कौन कौन सी चीजें मिली थी? तो यहां पे मिली थी चूड़ी, जोता हुआ खेत। जोता हुआ खेत भी यहीं से मिला था। और यहां पे क्या मिला था? हल भी मिला था, हल, जिससे किसान लोग खेत जोतते हैं। और क्या मिला था? हवन कुंड। हवन कुंड। ये चीजें कहां से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा से मिली थी। और ये एक चीज और भी है, यहां पे ईंट भी यहीं से मिली थी। ये चीजें कहां से मिली थी भैया? ये चीजें कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? पहली वस्तु है चूड़ी। चूड़ी भी कालीबंगा से मिली थी। जोता हुआ खेत भी यहीं से मिला था। हल भी यहीं से मिला था। हवन कुंड भी यहीं से मिला था। ईंट भी यहीं से मिली थी। इतनी चीजें कहां से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। इस कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो ये चीजें आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अगर बात की जाए इस कालीबंगा ये स्थित कहाँ है? अगर हम इसके स्थित होने की बात की जाए, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान की सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ी पड़ता है। क्या पड़ता है? हनुमानगढ़ी। राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में स्थित है। हनुमानगढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में एक सरस्वती नदी पड़ती है। उसी सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ी पड़ता है और इसी हनुमानगढ़ी में कालीबंगा स्थित है। बात आई समझ? बिल्कुल आई। ये जो हनुमानगढ़ी है ये है क्या? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए हनुमानगढ़ी जिला है कहाँ का? राजस्थान राज्य का। ये राजस्थान क्या है? राज्य है। राजस्थान राज्य में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। इसी सरस्वती नदी के किनारे एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। इसी हनुमानगढ़ी में कालीबंगा नामक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला था। बात आई समझ? बिल्कुल आई।
तो अगर बात की जाए इस कालीबंगा की खोज के बारे में, तो इसकी खोज किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, खोज इसकी किसने की थी? अल्मानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अल्मानंद घोष के द्वारा इस कालीबंगा की खोज की गई थी। अगर बात की जाए यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ के जो मानव थे, यहाँ पे जो व्यक्ति निवास करते थे, वो क्या करते थे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो व्यक्ति रहने वाले थे, यहाँ पे जो व्यक्ति निवास करते थे, वो एक सीजन में एक टाइम पर 2-2 फसल अपने खेतों में उगाते थे। एक समय में 2 फसल उगाते थे अपने खेतों में। एक समय में 2-2 फसल उगाते थे अपने खेतों में। कहाँ के व्यक्ति, कहाँ के निवासी? कालीबंगा के। कालीबंगा की जो जनता थी, कालीबंगा में जो निवास करने वाले व्यक्ति थे, वो क्या करते थे? वो एक समय में अपने खेत में 2-2 फसल उगाते थे। कितनी फसल? 2-2 फसल। एक समय में 2 फसल उगाते थे अपने खेतों में। बात आई समझ? बिल्कुल आई। और किन चीज़ों का प्रमाण मिला? ये हम कैसे जाने कि भैया एक समय में वहाँ के व्यक्ति 2-2 फसल उगाते थे? ये हम कैसे जाने, क्या प्रमाण मिला? तो प्रमाण भैया मिला था, यहाँ पे चना और सरसों की खेती एक साथ की गई थी। चना और सरसों की खेती, सरसों और चना की खेती के साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले। इन्हीं साक्ष्य के आधार पर यह बात बोली गई कि कालीबंगा के जो निवासी थे, वो एक समय में एक खेत में 2-2 फसल उगाते थे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ के लोग सरसों और चना की खेती जो करते थे, वो एक ही समय में 2 फसल उगाते थे। तो इतनी चीज़ आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है अपनी कॉपी पर। फिर अगला जो स्थल आता है, वो आता है धौलावीरा। क्या आता है? धौलावीरा। धौलावीरा, ये धौलावीरा कहाँ है भैया? गुजरात में है। धौलावीरा। अगर बात की जाए धौलावीरा की, तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई कब कराई गई थी? इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1967 में कराई गई थी। सर्वप्रथम कितने बार कराई गई थी? सर्वप्रथम 1967 में जेपी जोशी के द्वारा कराई गई थी। जेपी जोशी के द्वारा कराई गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा की खुदाई सबसे पहले किसने कराई थी, तो धौलावीरा की खुदाई सबसे पहले जेपी जोशी के द्वारा कराई गई थी सन 1967 में। कब कराई गई थी? सन 1967 में। कब कराई गई थी? सन 1967 में। सन 1967 में धौलावीरा की खुदाई
जेपी जोशी के द्वारा सर्वप्रथम कराई गई थी। उसके बाद भी इसकी खुदाई कराई गई थी धौलावीरा की दोबारा से। फिर अगली खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराई गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट कब कराई गई थी? 1990 1990 से लेकर 1991 के बीच में रविंद्र सिंह के द्वारा दूसरी बार धौलावीरा की खुदाई कराई गई थी। कौन सी बार भैया? दूसरी बार। दूसरी बार खुदाई कराई गई थी किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा सन 1990 से लेकर सन 1991 के बीच दूसरी बार धौलावीरा की खुदाई कराई गई थी। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो इतना नोट कर लीजिएगा भैया। अब अगर बात की जाए धौलावीरा के बारे में, तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। यह सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है कौन? धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये फैला कहाँ कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो धौलावीरा है ये गुजरात राज्य में फैला है। ये गुजरात राज्य अपने भारत में है। गुजरात राज्य गुजरात कहाँ है? भारत में है। और कहाँ फैला है? पाकिस्तान में। अगर बात की जाए धौलावीरा कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो धौलावीरा है वो गुजरात से लेकर पाकिस्तान में फैला है। गुजरात में भी फैला है और पाकिस्तान में भी फैला है। इसी के लिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी धौलावीरा को ही बोला जाता है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और अगर बात की जाए कि धौलावीरा की खुदाई किसने कराई थी, तो सबसे पहले जो खुदाई कराई थी वो जेपी जोशी के द्वारा कराई गई थी सन 1967 में। और अगर बात की जाए कि इसकी दोबारा से खुदाई कब कराई गई थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा सन 1990 से लेकर सन 1991 के बीच में इसकी खुदाई कराई गई थी। ये दूसरी बार इसकी खुदाई कराई गई थी। तो इतनी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अब मैं इधर वाला इरेज करके यहाँ पे एक क्षेत्र और है हमारा, एक स्थल और है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। फिर अगला जो स्थल है हमारा, अगला स्थल कौन सा है? सुरकोटदा। अगला स्थल है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा ये कहाँ स्थित है बताइएगा जरा। अगर सुरकोटदा के बारे में बात करूं तो ये सुरकोटदा आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर इसकी खुदाई के बारे में बात करूं कि सुरकोटदा की खुदाई किसने कराई, तो इसकी खुदाई कराई थी जगपति जोशी ने। जगपति जोशी के द्वारा
सुरकोटदा की खुदाई कराई गई थी। किसकी? सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी के द्वारा कराई गई थी। ये सुरकोटदा स्थित कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली? तो यहाँ पे कलश समाधान मिला, कलश समाधान मिला, और क्या मिला? घोड़े की हड्डी भी मिली। यहाँ पे घोड़े की हड्डी भी मिली थी। घोड़े की हड्डी भी यहीं पे मिली थी। ये दोनों चीजें यहाँ पे मिली थी। कहाँ पे? सुरकोटदा में मिली थी। इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। और अगर बात की जाए यहाँ पे और कौन सी चीजें मिली, तो यहाँ पे छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले थे। छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले थे। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सुरकोटदा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, और इस सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी के द्वारा कराई गई थी। और इस सुरकोटदा में कौन कौन सी चीजें मिली थी? तो यहाँ पे मिला था कलश समाधान मिला था, घोड़े की हड्डी मिली थी, ये दोनों चीजें मिली थी। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि यहाँ पे छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले थे। यहाँ पे छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले थे सुरकोटदा में। तो ये थी हमारी जानकारी ये यहाँ पे हमारी थी जानकारी जो मैंने आप सभी को दी है दोस्त। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। इसके बाद का जो भी टॉपिक बचता है वो मैं आप सभी को लेक्चर नंबर 4 में कवर करूंगा। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।